हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल टीचर्स। जैसा हमने आपको बताया था कि बोर्ड परीक्षा 2024 के पहले हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान अर्थात एसएसटी के अंतर्गत हम आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देंगे जो निश्चित रूप से आपकी बोर्ड परीक्षाओं में आएंगे, पूछे जाएंगे। उसको हम इस प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे कि आपके वो एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पीय क्वेश्चन के रूप में भी आपको मिले वो, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में भी आपको वो सहायता करेंगे। क्योंकि मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, विस्तार से बताने से लाभ ये मिलेगा कि आपको निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन अर्थात लघु उत्तरीय जो आपको 80 शब्दों में, लगभग 80 शब्दों में उसका उत्तर आपको लिखना है, और दीर्घ उत्तरीय अर्थात 150 शब्दों में आपको उसका उत्तर लिखना है। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग इससे कवर करेंगे। हमारा रहेगा यह एमसीक्यू और हम इसको विस्तार से आपको समझाएंगे कि आप उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको हम ये भी बता दें, इसको हमने 4 पार्ट में बांटा है। तो पहले पार्ट में हम इतिहास पर जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसके बाद हमारा ज्योग्राफी का होगा, फिर इकोनॉमिक्स का होगा और सिविक्स का होगा। चारों पार्टों को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे जिससे कि हमारी बोर्ड परीक्षा में कोई एक क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में छूटने ना पावे। और इस जो आपको बताया जा रहा है इससे हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं रहेगा। आपको और हमको ये कर लेना है, इसको बारीकी से समझ लेना है जिससे बहुविकल्पी में भी हमको लाभ मिले और दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय में भी हम इसका लाभ ले सके। तो पहला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? ये इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, चंपारण, अहमदाबाद, बारदोली और खेड़ा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में उत्तर चंपारण सही है अर्थात ए सही है। पर इसको हम ऐसे समझते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गांधी जी वो ब्रिटेन गए थे, वहां से बैरिस्ट्री पास किए थे, उसके बाद वो एक मुकदमे की पैरवी में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां पर अंग्रेजों और दक्षिण अफ्रीका के बीच में नस्ल भेदी वहां पर एक आंदोलन चलाए थे और 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आते हैं और भारत के राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं और अपना जो राजनीतिक गुरु वो गोपाल कृष्ण गोखले को बनाते हैं। और साथ में 1916 में वो साबरमती, गुजरात के साबरमती नामक स्थान पर अपना आश्रम बनाते हैं और वहीं से भारतीय राजनीति को देखने का, भारतीय राजनीति को परखने का वो काम शुरू करते हैं। तो इसी कड़ी में जब वो भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला आंदोलन उनका बिहार के चंपारण जिले में शुरू होता है। वहां के किसानों के ऊपर अंग्रेज गवर्नमेंट इतना जबरदस्त उनको प्रताड़ित करती है और अपने हिसाब से उनसे खेती करवाती है और वहां के लिए अनिवार्य था कि अपनी संपूर्ण खेती का 3/20 भाग पर अनिवार्य रूप से नील की खेती करवाते थे, जिससे वहां के किसानों की एक मांग थी कि हाँ, ये हमसे अनिवार्य रूप से और बाध्य करके अंग्रेज अपने फायदे के लिए खेती कराते हैं, जिसका वहां किसान विरोध करते थे। और इसी के सिलसिले में वहां के एक प्रगतिशील किसान वो राजकुमार शुक्ला जी थे, जिन्होंने गांधी जी को आमंत्रित किया और इस भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन, पहला गांधी जी के जीवन का ये पहला आंदोलन, ये चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसको 1917 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण जिले के किसानों के लिए अनिवार्य रूप से नील की खेती उनको ना करना पड़े, उनको छूट मिले, वो अपने मन से खेती करें, उस खेती का उनको वाजिब मूल्य मिले, इसके लिए अंग्रेजों से उन्होंने संघर्ष किया और इस आंदोलन में गांधी जी की विजय होती है। अंग्रेजों को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। इस प्रकार गांधी जी का जो पहला आंदोलन भारतीय राजनीति में चंपारण आंदोलन 1917 का था, यह सफल होता, अंग्रेजों की पराजय होती है। तो छात्रों, इस प्रकार से हम लोग ये जो हम आपको व्याख्या कर रहे हैं, इस व्याख्या का लाभ आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपको मिलेगा। जो दूसरा क्वेश्चन इसमें है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ढेर सारे मुख्य कारण थे, पर इसे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में रौलट एक्ट, ये 1919 में रौलट एक्ट, अंग्रेजों, चूंकि अंग्रेज उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियां लगातार बढ़ती चली जा रही थी, तो अंग्रेज उसको नियंत्रित करने के प्रयास में वो लॉर्ड सिडनी रौलट के माध्यम से एक कानून का निर्माण करवाते हैं। उसी की अध्यक्षता में कानून बनता है कि कैसे हम इन क्रांतिकारियों को हम
नियंत्रित करें, कैसे इनको हम सीमित करें, कैसे इनको हम पाबंद करें। इस प्रकार से 1919 में एक कठोर कानून, जो भी क्रांतिकारी, जो भी भारत की आजादी की बात करते थे, अंग्रेजों की खिलाफत करते थे, उनके लिए ये रौलट एक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से उनको लगातार 2 साल से अधिक इस सामान्य कानून के उल्लंघन पर शक के आधार पर उनको लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। इसका पूरे भारतवर्ष में तीव्र विरोध हुआ। बिना वकील, बिना दलील वाला काला कानून, पूरे भारतवर्ष में विरोध हुआ। गांधी जी ने भी विरोध किया, क्योंकि अब गांधी जी पहले अंग्रेजों के नीतियों में विश्वास करते थे, पर धीरे धीरे जब अंग्रेजों की वो आंतरिक बातों को जान पाए तो गांधी जी धीरे धीरे उनके खिलाफ हो गए। तो इसी प्रकार चाहे वह जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, चाहे वह रौलट एक्ट हो, और ढेर सारे वो विरोधी अंग्रेजों के आंतरिक व्यवस्थाएं रही हो, गांधी जी उससे अब लगातार उनके खिलाफ होते जा रहे थे। इसी आंदोलन से, अर्थात इसी रौलट एक्ट मुक्त व्यवस्था से गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चालू किया, जो बहुत सफल आंदोलन था। तो इसका जो उत्तर है वो ये है, रौलट एक्ट। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था? इसमें उत्तर है, क्योंकि गांधी जी ने इसको 1 अगस्त 1920 को अपना असहयोग आंदोलन चालू कर दिया था। असहयोग आंदोलन का अर्थ आप जान लीजिए कि हम क्योंकि गांधी जी आंदोलन चालू करने के पहले उन्होंने स्पष्ट बता दिया था कि हमारा जो आंदोलन होगा वो अहिंसात्मक होगा, हम हिंसा नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्वक अंग्रेजों की नीतियों में विश्वास करते हुए हम उनसे अपनी बातों को मनवाएंगे, तो वो शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से होगा। तो 1 अगस्त 1920 को अपना असहयोग आंदोलन वो स्टार्ट करते हैं। पूरे भारतवर्ष में तीव्र इसका असर पड़ता है। पूरे भारत से विदेशी वस्तुओं का, सरकारी नौकरियों का, सरकारी व्यवस्थाओं का परित्याग कर दिया जाता है, और कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्था को ठप कर दिया जाता है। गांधी जी का ये निर्देश था कि हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, अर्थात असहयोग करेंगे। तो असहयोग का अर्थ हुआ अंग्रेजों की किसी भी सरकारी व्यवस्था का सहयोग ना करना, असहयोग करना। यही इस आंदोलन का मेन ध्येय था, और इसका लाभ हमको मिला कि पूरे भारतवर्ष में यह आंदोलन फैल गया। अंग्रेज हतप्रभ थे कि कहीं मार, कहीं पीट, कहीं काट, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, और पूरे भारतवर्ष में हम बैकफुट पे चले गए हैं। पर इस 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया था। पर कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई वो दिसंबर 1920 में नागपुर में हुई। तो नागपुर के अधिवेशन में इस असहयोग आंदोलन को एक्सेप्ट कर लिया गया, अर्थात स्वीकृति प्रदान कर दी गई। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया, तो उसका उत्तर होगा बी, नागपुर में दिसंबर 1920 में। अगला हमारा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तुमने आपको बताया, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर महात्मा गांधी, अर्थात असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो चौरी चौरा कांड, ये जिसका उत्तर है वो सी, 1922 में। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर, यह गोरखपुर के पास पड़ता है, वहां पर वहां के लोगों ने एक थाने को घेर कर उस पर आग लगा दी। उसमें 22 पुलिस अधिकारी कर्मचारी मर गए, और गांधी जी ने इसको हिंसा के रूप में लिया। और असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था, वो इसी हिंसा के कारण, चौरी चौरा की हिंसा के कारण, उसको 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। इसमें अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ए, 1885, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसको एक अंग्रेज अधिकारी थे, A.O. ह्यूम, उन्हीं के सहयोग से, अर्थात इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, और इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। उस समय जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसमें कुल 72 मेंबर थे, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो BC बनर्जी, बेमोस चंद बनर्जी थे। तो ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? इसका सही उत्तर है रिंडरपेस्ट। वास्तव में रिंडरपेस्ट एक संक्रामक बीमारी थी जो पशुओं में तेजी से फैली, अफ्रीका के समस्त पशुओं में तेजी से फैली, और अफ्रीका में लगभग 90% पशु इस मवेशी, इसको एक मवेशी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, मवेशी प्लेग, इसका एक अन्य नाम है मवेशी प्लेग। तो इस बीमारी से अफ्रीका में 90% पशुओं की मृत्यु हो गई, अर्थात मर गए। और वहां पर जो पशुपालक समाज था उसको मजबूरी में अंग्रेज सरकार, कंपनी
कंपनी की उसको मजबूरी में वहां पर मजदूरी करनी पड़ी, बल्कि वो मजदूरी नहीं करना चाह रहे थे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये इसका सही उत्तर है अमेरिका में। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी विश्व की अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई थी। उसको कैसे गति पहुंचाया जाए, कैसे उसको इंक्रीज किया जाए, इस उद्देश्य से अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसी सम्मेलन में यह तय किया गया था कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुशअप करने के लिए, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए IMF और विश्व बैंक की स्थापना करेंगे। तो विश्व बैंक और IMF की स्थापना इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के माध्यम से हुई है, इसलिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को किस नए नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है यह गुलामी की नई प्रणाली। गिरमिटिया का मतलब होता है अनुबंध, एग्रीमेंट, अर्थात मजदूरों को एक एग्रीमेंट के तहत बाहर भेजा जाता था। उसी को ऐसे मजदूर जो एग्रीमेंट के तहत 5 सालों के एग्रीमेंट के तहत वो बाहर भेजे जाते थे, कार्य करने के लिए भेजे जाते थे, ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाता था। गिरमिट का मतलब होता है एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के तहत जो मजदूर कार्य करने के लिए आगामी 5 सालों के लिए वो बाहर भेजे जाते थे, वो कैरिबियाई देशों में भेजे जाते थे। कैरिबियाई देशों का मतलब होता है सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना। इन तीनों देशों को हम कैरिबियाई देश कहते हैं। तो भारतीय मजदूर बड़ी संख्या में यहाँ से वो गिरमिटिया के तहत, अर्थात इस मजदूर के नाम को गिरमिटिया कहा जाता है। इसको हम नई गुलामी प्रणाली के रूप में जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष अनुबंध श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया था? तो ये इसका सही उत्तर है, ये सी क्वेश्चन, सी आंसर सही है, वर्ष 1921। हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय नेतृत्व था वो अंग्रेजों का विरोध किया, इस गिरमिटिया प्रथा का विरोध किया, और इसके विरोध के फलस्वरूप 1921 में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की? इसमें कुल 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प है पर्यटक। ईसाई मशीनरियों ने भी यात्रा की थी, व्यापारियों ने भी किया था, और मुस्लिम प्रचारकों ने भी रेशम मार्ग से यात्रा की थी। इसमें पर्यटक सही उत्तर है, पर्यटकों ने रेशम मार्ग से यात्रा नहीं की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? इसका सही उत्तर है जर्मनी की राजधानी बर्लिन। हमारा अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? यह वास्तव में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो यह सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन चलाया, और वहीं पर उन्होंने यह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन कहा, जो वास्तव में पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। यहीं पर असहयोग आंदोलन को स्वीकृति प्रदान की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है बाबा रामचंद्र दास। उस समय बहुत बड़े किसान थे, इन्होंने उसने किसानों का नेतृत्व किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? इसका सही उत्तर है 1929, अर्थात वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 44वां ये सम्मेलन लाहौर के रावी नदी के तट पर आयोजित किया गया। उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 31 दिसंबर 1929 में उस रावी नदी तट पर मध्य रात में झंडा फहराया और यह संकल्प लिया, पूर्ण स्वराज से नीचे हम किसी भी व्यवस्था पर समझौता नहीं करेंगे, और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो उपनाम देने वाले हैं वो 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, या राष्ट्रपिता उनकी उपाधि बन गई है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विचार था। वास्तव में महात्मा गांधी जी धर्म और राजनीति को एक साथ रखते थे। वो धर्म को व्यक्ति के नैतिकता से जोड़ते थे। तो जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होगा, नैतिक होगा, वह राजनीति भी अच्छी करेगा, अर्थात देश के बारे में उसकी अच्छी सोच होगी। इसलिए यह कथन धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह महात्मा गांधी का कथन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? इसका सही उत्तर है वर्ष 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर ने बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग नामक स्थान पर गोलियां चलवा दी। उस गोलीकांड में लगभग 1500 लोग मार दिए गए थे। यह नृशंस हत्या कही जाती है। तो यह जनरल डायर ने करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? गोलियां चलवाने वाला अंग्रेज फौज का वो जनरल था, जनरल डायर। हम ये उसमें आंसर सही है डी, जनरल डायर ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दांडी यात्रा की थी। तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा है उसको हम नमक कानून यात्रा भी कहते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा गांधी जी ने की थी। 1930 में साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने इस नमक आंदोलन के खिलाफ, नमक पर कर लगाने के खिलाफ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 कार्यकर्ताओं के साथ 240 मील की यात्रा 24 दिनों में पूरी करते हुए 6 अप्रैल को दांडी नामक स्थान पर, जो समुद्र तट है, वहां पर गांधी जी जाते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं। इस प्रकार नमक आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो नमक कानून तोड़ने की यात्रा गांधी जी ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्न लॉ किस फसल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है मक्का से। वास्तव में अंग्रेजों ने कार्न लॉ, वहां के जो किसान थे, वहां के जो भूमि स्वामी थे, वो अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाकर एक कानून लाए कि कार्न लॉ अर्थात मक्के का आयात बाहर से न किया जाए, जिससे वहां के किसानों को अच्छी कीमत मिल सके। तो यह कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था ब्रिटेन में। पर कुछ दिनों के बाद वहां के शहरी लोगों और उद्योगपतियों के दबाव में इस कानून को वापस करना पड़ा। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कार्न लॉ का। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1890 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? इसमें सही उत्तर है मवेशी प्लेग, अर्थात पशुओं को होने वाला यह प्लेग रोग है, जिसको हम मवेशी प्लेग के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ? इसका सही उत्तर है 1929 में। अर्थात आर्थिक मंदी पूरे विश्व में, इंटरनेशनल स्तर पर आर्थिक मंदी वो 1929 में आई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? इसका सही उत्तर है जर्मनी। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था। इस विश्व युद्ध में मित्र देश और केंद्रीय शक्तियां दो युद्ध लड़ रही थी। केंद्रीय शक्तियों में बुल्गारिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये सभी थे जो केंद्रीय शक्तियों के नाम से जाने जाते थे। तो जर्मनी को केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें सही उत्तर है 1945। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शासकों ने किसको एक विशिष्ट उत्पादक प्रणाली के अधिकार दिए थे? इसका सही उत्तर है गिल्ड। गिल्ड या उत्पादकों और व्यापारियों का एक समूह था जो मजदूरों, शिल्पकारों को आवश्यक प्रशिक्षण देता था, उनको जो वस्तुएं उनसे खरीदता था, उनकी क्वालिटी, उनका मूल्य, सब चीजें नियंत्रित करता था। इस प्रकार से गिल्ड का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। अर्थात कपास आधारित उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई थी। और जो सारे उद्योग स्थापित किए गए थे वो मैनचेस्टर में, यह ब्रिटेन का एक महत्वपूर्ण शहर है, औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपास या ऊन के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती थी? तो कार्डिंग, अर्थात कार्डिंग के माध्यम से कपास और ऊन की कटाई की जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये सही उत्तर है 1945। 24 अक्टूबर 1945 को
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो इसमें कुल 51 सदस्य देश थे और आज वर्तमान में इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं और इसमें कुल 6 अंग हैं। इस प्रकार पूरे विश्व के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध, पहला इसमें सही उत्तर है 1914, अर्थात 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया और इस विश्व युद्ध में करीब 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इसमें सही उत्तर है इटली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, केसी नामक पत्रिका के संपादन पर निम्नलिखित में से किसे 1908 ईस्वी में कैद कर लिया गया था? तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने 1907 में अपनी केसरी नामक पत्रिका का संपादन किया और उसमें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विषय पर उसमें और उस समय के जो संपादक थे उनके प्रति एक सहानुभूति व्यक्त की गई थी, जिससे यह प्रतीत हुआ ब्रिटेन कंपनी को कि ये कंपनी का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए बाल गंगाधर तिलक को 1908 में गिरफ्तार कर लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुमास्ता का क्या काम था? गुमास्ता, इसमें सही उत्तर है कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करना था, जांचना। गुमास्ता एक कंपनी का अस्थायी सरकारी प्रतिनिधि था जो बुनकरों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता था, क्वालिटी की जांच करता था और उनको पेशगी देता था और उनसे माल को खरीद कर कंपनी के पास वो पहुंचाता था। ये गुमास्ता का काम हुआ करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मद्रास में भारत की पहली कताई तथा बुनाई मिल ने उत्पादन कब से प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर है 1874 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना कहां की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1912 में जमशेदपुर में। जमशेदपुर में 1912 में जे.एन. टाटा ने पहला लौह और इस्पात उद्योग स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, बड़े उद्योग भारत में कहां स्थित थे? तो इसके सही उत्तर है बंगाल में। 1911 तक बंगाल और बंबई में लगभग पूरे भारतवर्ष का 60% बड़े उद्योग स्थापित हो गए थे। इसलिए बड़े उद्योगों का हब कहा जाने वाला 2 नगर सबसे महत्वपूर्ण था, बंगाल और बंबई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है? इसमें सही उत्तर है लौह और इस्पात उद्योग। क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले कपास उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग को प्रमुखता प्राप्त थी, पर लौह इस्पात उद्योग ने उस पर वरीयता हासिल कर ली। क्योंकि आधारिक संरचना लौह इस्पात उद्योग से ही स्थापित की जा सकती है। किसी देश का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है वो लौह और इस्पात उद्योग पर आधारित होता है, इसलिए यह उद्योग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रणाली के अंतर्गत व्यापारियों अथवा शिल्पियों के समूह संगठित हुआ करते थे? तो ये वही अभी गिल्ड प्रणाली के अंतर्गत ये एक संगठन है, व्यापारियों और शिल्पियों का एक संगठन है जो मजदूरों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशों के आधार पर ऊन छाटने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है स्टेपलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के अंतर्गत कपड़ों की फिनिशिंग सेंटर कहां स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर है लंदन में। क्योंकि सबसे अधिक कपड़े मैनचेस्टर में बनते थे, सारी फैक्ट्रियां मैनचेस्टर में लगी थी, इसलिए मैनचेस्टर से बने हुए कपड़े या ब्रिटेन के अन्य स्थानों से बने हुए कपड़े वो फिनिशिंग के लिए लंदन में लाए जाते थे और लंदन में फिनिशिंग करने के बाद उसको पैकिंग करके विश्व के अन्य देशों में, अन्य उपनिवेशों में भेजे जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूत काटने की मशीन स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है 1764 में जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया गया। स्पिनिंग जेनी मशीन आ जाने से सूत काटने का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। यह 40, 50, 60, 70 आदमियों, मजदूरों का काम यह एक मशीन करती थी। इसलिए उस टाइम पीरियड में चूंकि महिलाएं भी सूत काटने का काम करती थी, महिलाएं अपना सारा काम छोड़कर वो सूत काटने के काम में लग गई थी। इस मशीन के आ जाने से उनको ऐसा लगने लगा कि यह मशीन हम लोगों को बेरोजगार बना देगी, इसलिए इस मशीन को नष्ट करने के लिए इस पर बार बार महिलाओं द्वारा हमला किया जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्पिनिंग
वेंडिंग जेनी मशीन पर महिलाओं द्वारा बार बार हमला क्यों किया जाता था? उनको ऐसा लगता था कि इस मशीन से हमारा नुकसान हो जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा उद्योग बन चुका था? इसका सही उत्तर है कपास। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी नामक जो पुस्तक थी, इसके लेखक वो ज्योतिबा फुले थी। ज्योतिबा फुले ने इसमें जाति प्रथा, स्त्रियों की दैनिक स्थिति, स्त्रियों की दयनीय स्थिति, इन सब के बारे में उसने प्रकाश डाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उद्योग में मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो इसमें गैस पर उद्योग, जो गैस आधारित उद्योग है, इसमें भी मौसमी बेरोजगारी मिलेगी आपको। जहाज रानी का मरम्मत करने का उद्योग, शराब खाना उद्योग, अर्थात तीनों उद्योगों में मौसमी बेरोजगारी आपको मिलेगी, क्योंकि मौसम के अनुसार इसमें रोजगार मिलता है और बाकी समयों पर इसमें कोई रोजगार नहीं रहता है, इसलिए इसको मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो USA अर्थात वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य काम था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुशअप करने के लिए इस IMF की स्थापना की गई थी। तो छात्रों, हमने ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसकी हमने विस्तृत व्याख्या की है कि जिससे आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएं और आप MCQ अर्थात बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ ही साथ लघुत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को भी आसानी से इस व्याख्या से आप हल कर सकें। हमारा जो अगला वीडियो होगा वो हम ज्योग्राफी पर और इकोनॉमिक्स और सिविक्स, इन तीनों पर हमारा अगला वीडियो आने वाला है। तो आप इस वीडियो को तब तक 3 बार 4 बार 5 बार भली प्रकार समझ लीजिए, इससे आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।